एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जिसकी नींव एक गुलाम ने रखी थी। आज हम दिल्ली सल्तनत के इसी सफर को समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत से यह सल्तनत एक बहुत बड़ी ताकत बन गई। तो सवाल यही है कि एक गुलाम आखिर सुल्तान बना कैसे। ये कहानी किसी विजेता की मौत से शुरू नहीं होती, बल्कि उसके सबसे भरोसेमंद गुलाम के सत्ता में आने से शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। हुआ ये कि उनके मालिक मोहम्मद गोरी की मौत हो गई। ऐबक ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और भारत में पहली आज़ाद तुर्की सल्तनत की बुनियाद डाल दी। अच्छा, ऐबक ना अपनी दरिया दिली के लिए बहुत मशहूर थे। इतने कि लोग उन्हें लाख बख्श कहते थे, मतलब लाखों का दान देने वाला। लेकिन उनकी असली विरासत पैसे बांटना नहीं, बल्कि एक नए साम्राज्य की जमीनी और सांकेतिक दोनों तरह की नींव रखना था। अब देखिए, ऐबक का राज सिर्फ 4 साल चला, पर वो 4 साल बहुत अहम थे। उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की, यिल्दीज और कुबाचा जैसे दुश्मनों को हराकर उत्तरी भारत को महफूज किया और सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स से रिश्ता तोड़कर एक आज़ाद भारतीय राज्य बनाया। इतना ही नहीं, कुतुब मीनार और भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम का काम शुरू करवाकर उन्होंने अपनी हुकूमत की मुहर लगा दी। 1210 में पोलो यानी चौगान खेलते हुए उनकी अचानक मौत हो गई, लेकिन नींव पड़ चुकी थी। ऐबक की अचानक मौत के बाद ये जो नया नया राज्य बना था, वो बिखरने के कगार पर आ गया था। ऐसा लग रहा था सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी उनके उत्तराधिकारी ने आकर बागडोर संभाली। देखिए, अगर ऐबक ने नींव रखी तो इल्तुतमिश ने उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी की। इसीलिए इतिहासकार ऐबक को फाउंडर तो कहते हैं, पर इल्तुतमिश को असली फाउंडर मानते हैं। उन्होंने ऐबक के जीते हुए इलाकों को एक ठीक से काम करने वाले व्यवस्थित राज्य में बदल दिया। और इल्तुतमिश की काबिलियत देखिए, एक तरफ उन्होंने यल्देज और कुबाचा को हराकर बॉर्डर सिक्योर किए, दूसरी तरफ अपनी समझदारी से सल्तनत को चंगेज खान के हमले से बचाया। फिर 1229 में बगदाद के खलीफा से खिलत यानी मान्यता लेकर सल्तनत को एक कानूनी पहचान दिलाई। उन्होंने तुर्कान चहलगानी यानी 40 वफादार तुर्की सरदारों की एक टीम बनाई और सल्तनत के पहले अरबी सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल भी जारी किए। मतलब उन्होंने सल्तनत को हर तरह से, मिलिट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी, हर तरह से मजबूत बना दिया। तो अब राज्य तो बन चुका था, लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी। सुल्तान की ताकत अभी भी कमजोर थी। सरदार और अमीर उसे चुनौती देते रहते थे। फिर आए गियासुद्दीन बलबन, जिन्होंने फैसला किया कि वो इस चीज को हमेशा के लिए बदल देंगे, और इसके लिए उन्होंने राजा होने का मतलब ही बदल दिया। बलबन का राजत्व का सिद्धांत कोई फिलॉसफी नहीं थी, ये एक सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। इसका मकसद एक ही था, सुल्तान को सिर्फ पहला अमीर नहीं, बल्कि एक ऐसी हस्ती बनाना जिसे कोई चुनौती न दे सके, जो लगभग भगवान जैसा हो। और इसकी प्रेरणा उन्होंने ली थी पर्शियन यानी फारसी रिवाजों से। और इसे लागू करने के लिए उन्होंने 4 कदम उठाए। पहला, ये ऐलान कर दिया कि सुल्तान नियाबत खुदाई है, यानी जमीन पर खुदा का नुमाइंदा। दूसरा, दरबार में सिजदा और पैबोस जैसे सख्त फारसी नियम लागू किए। तीसरा, चहलगानी यानी उन 40 सरदारों के गुट को ही खत्म कर दिया जो ताकत के लिए खतरा बन सकते थे। और चौथा, अपने सरदारों पर नजर रखने के लिए जासूसों का एक तगड़ा नेटवर्क बना दिया। जब भी मैं किसी नीची जात के आदमी को देखता हूं, तो गुस्से से मेरी आंखों में आग लग जाती है और मेरा हाथ मेरी तलवार तक पहुंच जाता है कि उसे मार डालूं। बलबन का ये एक वाक्य ही उनकी पूरी सोच को साफ कर देता है। ऊंचे खानदान के लिए जुनून और एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जिद जिसमें सबसे ऊपर सिर्फ और सिर्फ सुल्तान हो। तो बलबन ने सुल्तान को निरंकुश मतलब एब्सोल्यूट पावर दे दी थी। और अब आया अलाउद्दीन खिलजी, जिसने इस पावर का पूरा पूरा इस्तेमाल किया। उसने पूरे राज्य को एक ही काम पर लगा दिया, एक बहुत बड़ी, कभी न हारने वाली फौज तैयार करना। खिलजी के सुधारों को समझने के लिए बस एक नंबर याद रखना है, 50%। जी हां, उसने जमीन का टैक्स, जिसे खराज कहते थे, सीधा पैदावार का आधा कर दिया। सल्तनत के इतिहास में यह सबसे ज्यादा था। तो जाहिर सा सवाल है, इतना ज्यादा टैक्स आखिर क्यों? कोई भी राजा अपनी ही प्रजा पर इतना भारी बोझ क्यों डालेगा? जवाब एक ही था, सेना। खिलजी उस पैसे से सल्तनत की पहली परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी बना रहा था, एक प्रोफेशनल फौज जिसे मंगोलों से लड़ने और सल्तनत को फैलाने के लिए सीधे खजाने से तनख्वाह मिलती थी। और हां, भ्रष्टाचार रोकने के लिए हुलिया
यानी सैनिकों का पूरा रिकॉर्ड, और दाग यानी घोड़ों पर मोहर लगाने का सिस्टम भी शुरू किया। लेकिन इससे एक और मुश्किल खड़ी हो गई। सैनिकों की तनख्वाह तो फिक्स थी। अगर महंगाई बढ़ जाती तो उस तनख्वाह की कोई कीमत ही नहीं रहती। तो खिलजी का जवाब था उसकी बाजार नियंत्रण नीति। ये उस जमाने के हिसाब से एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार ने अनाज से लेकर घोड़े और कपड़ों तक हर जरूरी चीज का दाम फिक्स कर दिया, ताकि सैनिक की छोटी तनख्वाह में भी गुजारा हो सके। और यह सिस्टम बड़ा जबरदस्त था। गेहूं, जौ, चावल, हर चीज की कीमत तय थी, और अगर किसी व्यापारी ने इन नियमों को तोड़ने की हिम्मत की तो उसे बहुत भयानक सजा मिलती थी। वजन में हेराफेरी करने की सजा? एक व्यापारी के शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। ये क्रूर था लेकिन असरदार था। इससे पता चलता है कि खिलजी के ज्यादा टैक्स और मार्केट कंट्रोल ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे। मकसद था अपनी मिलिट्री मशीन को चलाने के लिए पूरी इकोनॉमी पर टोटल कंट्रोल। तो चलिए अब पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे इस साम्राज्य को 100 साल के अंदर एक-एक करके बनाया गया था। ये टाइमलाइन हमारी पूरी कहानी को एक साथ दिखाती है। एक साफ सुथरा विकास, एक कमजोर शुरुआत से एक बहुत ताकतवर सेंट्रलाइज्ड राजशाही तक का। 1206 में ऐबक ने नींव रखी, 1210 में इल्तुतमिश ने ढांचा बनाया, 1266 में बलबन ने ताज को गढ़ा, और आखिर में 1296 में खिलजी ने उस पूरी मशीन को तैयार कर दिया। और आखिर में दिल्ली सल्तनत की एक कहानी हमारे सामने एक बड़ा और हमेशा प्रासंगिक रहने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या एक लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य बनाने के लिए उस पर पूरी तरह से निरंकुश नियंत्रण रखना ही एकमात्र रास्ता है?